भारत के मेक इन इंडिया मेक फॉर वर्ल्ड जैसे पुरकशिश नारों के बावजूद क्या हकीकत ये नहीं कि भारतीय दिफाई सनत बर वक्त और मौसर नताइज देने में मुसलसल नाकाम रही है। इसके ज़्यादातर बड़े मंसूबे मुसलसल ताख़ीर का शिकार रहे हैं। जी बहुत शुक्रिया आयशा, आपने इनवाइट किया। जी ट्रेडिशनली इंडियंस ज़ाहिर है टेक्नोलॉजिकली तो बहुत एडवांस हैं, लेकिन जिनकी उनकी डिफेंस इंडस्ट्री है जो मैं जान सका उनके बारे में, वो बहुत ज़्यादा ब्यूरोक्रेटिक प्रोसीजर्स फॉलो करती है और टाई डाउन है। और ये मैं आपको एग्जांपल इंडियन एयरफोर्स चीफ के जो जितने वो गिले करते रहते हैं उनसे देखता हूँ। तकरीबन जनवरी के आखिर में उन्होंने एक पब्लिक सेमिनार में ये कहा था और ये गिला किया था कि हमने वही जो 9 साल पहले तेजास जहाज़ों का ऑर्डर किया था 40, वो कहते हैं पिछले 10 साल में हमें वो जहाज़ नहीं मिले। फिर उन्होंने ये भी गिला किया था कि मैं जब कहता हूँ तो उसका मतलब ये होता है कि मुझे डिले किया जाता है, उसका मतलब एयरफोर्स के लिए जो टेक्नोलॉजी है वो इररेलेवेंट हो जाती है। और उन्होंने अंग्रेजी में कहा था कि टेक्नोलॉजी डिलेड इज टेक्नोलॉजी डिनाइड। ये मैं फरवरी 2025 की बात कर रहा हूँ, तकरीबन 1 साल पहले। और जो मई का कॉन्फ्लिक्ट हुआ था उससे कुछ 4 महीने पहले वो इतने गिले कर रहे थे और गिले फिर कंटिन्यू रहे। जो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जो उनका नुकसान हुआ वो तो अपनी जगह है, लेकिन उन्होंने फिर जस्टिफिकेशन दी। फिर उन्होंने तकरीबन पब्लिक में फिर दोबारा आए वॉर कॉम्बैट के बाद 30 अगस्त को शायद उन्होंने आके एक सेमिनार में फिर कहा, उन्होंने कहा कि मुझे हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड कंपनी पर एतबार ही नहीं है। और हिंदुस्तान की सबसे ज़्यादा गिला उनका यही रहा है कि जो प्रॉमिस करते हैं, और उन्होंने यहाँ तक कहा कि जो प्रॉमिस किया जाता है वो मुझे साइनिंग ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट के टाइम पता होता है कि ये डेट जो डिलीवरी की दी जा रही है वो ऑनर नहीं होनी, लेकिन फिर भी मैं साइन कर देता हूँ। तो ये उनका माइंडसेट शो करता है, जिसका मतलब है कि लीडर जब आपका मायूस है आपके इंस्टीट्यूशन इदारों से, तो एयरफोर्स के पायलट्स का, इंजीनियर्स और टेक्नीशियन का क्या कॉन्फिडेंस या ट्रस्ट होगा उसके ऊपर। बिल्कुल। अच्छा सर, हालिया रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान के अल खालिद टैंक एक एक्सपोर्ट प्रोडक्ट बन चुके हैं, लेकिन भारत का अर्जुन टैंक जो 1974 में शुरू हुआ था आज तक तकनीकी खामियों से मुबर्रा नहीं हो सका और कीमत में भी आम टैंक्स के मुकाबले में काफ़ी महंगा है। इसकी वजह क्या है? मेरी तहकीक के मुताबिक आयशा, सबसे बड़ी वजह यह है कि 2 चीज़ों पर उनका लैग है। देखिए, जब भी आप मिलिट्री इंडस्ट्री में बनाते हैं कोई प्रोडक्ट, जहाज़ बनाते हैं, कोई टैंक बनाते हैं, तो 2 चीज़ें ज़रूरी होती हैं प्रीरिक्विजिट। एक होता है कि जो मैन्युफैक्चरिंग एजेंसी है या इंस्टीट्यूशन है उसको फैसले जल्दी चाहिए होते हैं कि यानी रोड मैप क्या लेना है, कौन सा रेडार फाइनल करना है, कौन सा इंजन फाइनल करना है किसी पर्टिकुलर टैंक के लिए, कितने मिलीमीटर का गोला उसमें डलेगा, क्या फायर रेंज हमें चाहिए, यानी फैसले जल्दी चाहिए होते हैं, नंबर 1। और नंबर 2 चाहिए होता है रिसोर्स की अवेलेबिलिटी। यानी अगर अप्रूवल दे दिया आपने कि हमें ये जहाज बनाना है या ये टैंक बनाना है, तो फिर अगर रिसोर्स अवेलेबल नहीं है तो जब तक आप उस टेक्नोलॉजी को एब्जॉर्ब करते हैं या इंटीग्रेट करते हैं, टेक्नोलॉजी और आगे चली गई होती है, वो वेपन्स ऑब्सलीट होना शुरू हो चुके होते हैं या लेस रेलेवेंट हो चुके होते हैं। तो जब आप वो बनाते हैं तो उसके अंदर आपको कमियां भी लगती हैं। जब आप इंटरनेशनल मार्केट से कंपेयर करते हैं उनकी परफॉर्मेंस, तो आप समझते हैं कि हमारी प्रोडक्ट की वो परफॉर्मेंस नहीं है। इसीलिए आपकी अपनी जो फोर्सेज होती हैं, जैसे इस सूरत में इंडियन आर्मी है और तेजास की शक्ल में इंडियन एयरफोर्स है, तो फिर उनकी तसल्ली नहीं होती। वो ज़ाहिर है कुछ और डिमांड करते हैं क्योंकि वो लेटेस्ट कंपेयर करते हैं वेपन्स के साथ। इसलिए इंडियन डिफेंस इंडस्ट्री का मैं देख पा रहा हूँ कि वो लैग में रहती है, चाहे वो डिसीजन मेकिंग की वजह से हो, चाहे वो अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स की वजह से हो। अच्छा सर, तेजस 80 की दहाई में भी शुरू हुआ और तकरीबन 44 साल उसकी प्रोडक्शन शुरू हुई। अभी भी तेजस की साख सवालात के घेरे में है। हमने कितने तेजस से इनके तैयारे तबाह होते भी देखे। क्या वजह है कि अंग्रेज़ दौर की हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड वसाइल के बावजूद एक मुकम्मल और बेहतरीन तैयारा तैयार करने में नाकाम है? और जैसे कि हम देखते हैं कि इंडिया पाकिस्तान से 10 गुना बड़ा है, लेकिन इंडिया की ये वाली टेक्नोलॉजी अगर हम अभी कंपैरिजन करें जो गुज़श्ता साल जंग हुई है उसमें पाकिस्तान के मुकाबले में वो बहुत पीछे नजर आई। देखिए आयशा, ये भी मेरे पिछले सवाल से मिलती जुलती एनालिसिस होगी। वो इसलिए कि देखिए, जब ये फाइटर जहाज बनाने का सोचा गया था 40 साल पहले 1985 में, तो उस वक्त भी कंफ्यूजन का शिकार थी हिंदुस्तान एयरफोर्स भी, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड कंपनी भी। वो वजह ये थी कि इन्होंने सोचा कि हम सारा जहाज खुद बनाएंगे, जिसका मतलब है इंजन भी खुद बनाएंगे, एयरफ्रेम भी बनाएंगे, मिसाइल्स भी खुद बनाएंगे, इलेक्ट्रॉनिक्स भी खुद लगाएंगे। कुछ अरसे बाद हिंदुस्तान एरोनॉटिक को रियलाइज हुआ कि नहीं, हम इंजन तो अभी नहीं बना सकते, ये हमारी एक्सपर्टीज अभी इतनी नहीं हुई, क्योंकि इंजन बहुत ही डिमांडिंग और एक सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी है, क्योंकि सारे जहाज की सेफ्टी की रिलायबिलिटी जो है और उसकी जो फ्यूचर है वो इंजन पर डिपेंडेंट होता है। तो उन्होंने सोचा कि इंजन बना लेंगे, फिर उन्होंने ड्रॉप कर दिया आइडिया, हाफ वे डाउन। कुछ अरसा गुजरा, 4-5 साल के बाद उन्होंने सोचा कि इंजन नहीं हम बनाएंगे, इंपोर्ट करेंगे अमेरिका से हमें।
फिर कंफ्यूजन ये रहा, वही जो मैं पिछले सवाल के जवाब में कह रहा था, फैसला साजी का। फिर वो अमेरिका से कौन सा इंजन लेंगे। जो इन्होंने इंजन लिया है वो जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी का लिया है, बहुत वॉर टेस्टेड, बैटल प्रूवन, 46 साल पुराना यानी वो रिकॉर्ड है उनका सेफ्टी का। वो इंजन तो ले लिया। जब इंजन लिया तो जब इंटीग्रेट किया तो इस जहाज के अपने प्रॉब्लम आना शुरू हो गया, क्योंकि जब इंजन आप पर्पस बिल्ड डिजाइन में बिल्ट इन ना करें शुरू में लेकर, तो आपकी वाइब्रेशन आएंगी, पावर सोर्स का प्रॉब्लम कंपैटिबिलिटी का आ जाएगा, फिर आपकी रिलायबिलिटी और दूसरे एवियोनिक्स इंटीग्रेट नहीं करेंगे तो ये प्रॉब्लम उनको आना शुरू हो गया। तो इसी वजह से आपने देखा है कि जो तेजस इवन 40 साल बाद इस वक्त उनके पास सिर्फ 40 जहाज है उनकी एयरफोर्स में, 2 स्क्वाड्रन है उनके जो मई के कॉन्फ्लिक्ट में श्रीलंका के बॉर्डर के पास डिप्लॉय किए गए थे। हमारे बॉर्डर के करीब लाने की उनकी हिम्मत ही नहीं हुई थी। हमने JF-17 थंडर उनके 10 साल बाद शुरू किया था 1995 में, और हमने अल्हम्दुलिल्लाह हमारी एयरफोर्स में इस 200 के करीब जहाज हैं कॉम्बैट में, हिस्सा भी लिया, अभी नहीं लिया 2019 अभिनंदन वाले वाकये में भी एयरफोर्स में JF-17 थंडर एक्टिव रोल प्ले कर रहे थे। तो जैसे मैंने पिछले सवाल के जवाब में अर्ज किया था कि एक डिसीजन मेकिंग आपको फास्ट चाहिए होती है, और जब डिसीजन ले लेते हैं तो फिर आपको रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी और फंड्स और पैसे की जरूरत फौरी तौर पे अवेलेबिलिटी होनी चाहिए, ताकि आप स्टेट ऑफ द आर्ट मॉडर्न टेक्नोलॉजी को इंटीग्रेट कर सकें। आई थिंक हिंदुस्तान का डिलेमा यही रहा है। अच्छा, तो इसको हम ये कह सकते हैं, जैसे आपने पाकिस्तान की भी मिसाल दी कि पाकिस्तान ने JF-17 1999 में स्टार्ट किया और 2009 में इसकी तकमील भी मुकम्मल हो गई। हम ये कह सकते हैं पाकिस्तान प्रेशर में खेलता है, जब प्रेशर आता है तो हम उन चीज़ों को ज़्यादा बेहतर तरीके से करते हैं। जैसे पिछले साल की मई वॉर की बात करें, या एटम बम के हवाले से अगर हम बात करें कि जब अमेरिका ने एटमी बम के हवाले से, एटमी प्रोग्राम के हवाले से पाकिस्तान पर पाबंदी लगाई, तो पाकिस्तान ने वो ना करते भी इस प्रोग्राम को मुकम्मल किया। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि जब प्रेशर आता है तो हम ज़्यादा बेहतर खेल सकते हैं इन चीज़ों में? जी, इनडायरेक्टली तो देखिए हमें शुक्रगुजार होना चाहिए अमेरिकन गवर्नमेंट का भी, प्राइम मिनिस्टर मोदी का भी, कि उन्होंने हमें पुश किया इतना ज़्यादा। सैंक्शंस की सूरत में अमेरिका ने किया था, इन्होंने हमें बैटल टेस्टिंग पे लगा दिया। तो बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं कि जब आप अगेंस्ट द वॉल होते हैं, और बचपन से सुनते आए थे कि ज़रूरत ईजाद की माँ है, तो वो हमें यहाँ एग्जैक्ट नज़र आता है कि जब हमारी ज़रूरत ये पड़ी कि हमारे स्विचेस किसी और मुल्क के पास होंगे, सॉफ्टवेयर किसी और मुल्क पर डिपेंडेंट होंगे, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हम किसी और मुल्क से लेंगे, अपडेट हमें वो देगा कि नहीं देगा, पासकोड या पासवर्ड्स देंगे कि नहीं देंगे, हमें ये सीखा कि खास तौर पर जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है उसके अंदर अगर आप डिपेंडेंट हैं तो इसका मतलब है स्विचेस किसी और के हाथ में है। बिल्कुल। फिर हम 3 चीजों से ही प्लग करते आए हैं गैप। देखिए सारी दुनिया जानती है हमारी एयरफोर्स का, हमारी आर्मी का, हमारी नेवी का कोई मुकाबला नंबर वाइज इंडिया से ना है, ना हम कभी करना चाहते हैं, ना हम कर सकते हैं। नंबर 2 बात इसके इंपॉर्टेंट ये है कि फिर हम किस तरह करते हैं। एक जाहिर हमारा जज्बा ईमान होता है, नंबर 2 हमारी होती है क्वालिटी ऑफ ट्रेनिंग, क्योंकि हमें पता है कि अगर हम ट्रेन नहीं करेंगे वॉर लाइक सिनेरियोज में तो हम आउट परफॉर्म नहीं कर पाएंगे एनिमी। और तीसरी इंपॉर्टेंट बात खास तौर पर आपने एयरफोर्स में देखी, टेक्नोलॉजिकल एडवांटेज, जो हमने साइबर कमांड बनाई, जो नेशनल एरोस्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्क किया, जितना हमने इक्विपमेंट किया, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया, तो हमने ये अपनी जरूरत के तहत किया, क्योंकि हमें पता था कि हम आने वाले वक्तों में जहाज ग्राउंड नहीं कर सकते क्योंकि हमें स्पेयर पार्ट्स नहीं मिले, या टेक्नोलॉजी ट्रांसफर नहीं हुआ, या किसी मुल्क ने हमारी इंजन रोक लिया। तो आई थिंक ये हमारी जरूरत बनता गया, और ब्लेसिंग एंड डिस्गाइज जिसको कहते हैं, हमारे लिए फायदा ये हो गया कि हम सेल्फ सफिशिएंट होते जा रहे हैं, रिलायबल होते जा रहे हैं। सिर्फ इसी में नहीं बल्कि आखिर में ड्रोन्स और अनमैन्ड एरियल व्हीकल में देख लें कि हमारा डिपेंडेंसी फाइटर जहाजों पर हमने कम की है, उनको इंटीग्रेट करके। और मई में जितने इस्तेमाल हुए थे अल्हम्दुलिल्लाह मेड इन पाकिस्तान हिंदुस्तान पर गिराए गए थे सारे के सारे वेपन्स। अच्छा सर, मई वॉर में पाकिस्तान ने तुर्की के ड्रोन्स भी इस्तेमाल किए थे। अब पाकिस्तान और सऊदीया के दरमियान डील हुई, तुर्की भी इस डील में शामिल हो रहा है। आपको लगता है कि अगर तुर्की भी शामिल होता है तो ये एक मज़ीद स्ट्रॉन्ग क्या कहना चाहिए कि एक इत्तेहाद बन जाएगा, और तुर्की की टेक्नोलॉजी भी पाकिस्तान के मज़ीद काम आ सकती है इसमें? देखिए आयशा, प्रेसिडेंट ट्रंप ने अभी दुनिया को बड़े नए सबक सिखाए हैं। उन्होंने नए सबक ये सिखाए हैं कि अगर आप बाहर के मुल्कों पर अपनी सिक्योरिटी और नेशनल सॉवरेनिटी के लिए डिपेंडेंट रहेंगे तो आपको मायूसी होगी। मैं आपको मिसाल दे देता हूँ। देखिए वर्ल्ड वॉर के बाद नेटो बना, और अमेरिका ने ये किया, यूरोप को और वेस्ट को सारे को ये श्योर कराया कि नेटो होगा, और जिसका ओवरऑल मैं हेड कर रहा हूँ, तो इसका मतलब है आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है अपनी सिक्योरिटी की। हुआ क्या, अब आकर प्रेसिडेंट ट्रंप ने जब पुल बैक किया यूबोस यूनिटी से, बॉन्ड से, या नेटो की ऑर्गेनाइजेशन से उस तरह सपोर्ट नहीं कर रहे, तो हुआ क्या, अचानक वेस्ट को और यूरोप को पता लगा कि हमने तो सारा पैसा डिफेंस की बजाय लगा दिया है अपनी लोगों की वेलफेयर पर, मेडिकल पर, एजुकेशन पर, हेल्थ केयर पर।
तो हमने तो अपना डिफेंस भूल गए थे क्योंकि अमेरिका हमारे डिफेंस में आएगा। लेकिन अगर अमेरिका खुद ही चढ़ दौड़ेगा ग्रीनलैंड पर दूसरे मुल्कों पर, तो हम डिफेंस कैसे करेंगे? तो देखिए, ये अब वेस्ट ने रियलाइज किया है कि उन्होंने शायद गलती की, क्योंकि अब अगर वो डिवर्ट करते हैं अपनी फंडिंग डिफेंस पर डाइवर्ट करते हैं, तो फिर उनके लोग प्रेशर में आएंगे। जब लोग प्रेशर में आएंगे तो वो पॉलिटिशियन सर्वाइव नहीं करेंगे। तो ये मैं लिंक इसलिए वेस्ट के साथ किया है कि ये आसान नहीं होता। डिफेंस जितना आप अपने पर रखें, खुद इन्हिसारी पर करें, डिपेंडेंट लोगों पर डिपेंडेंसी कम करें। तुर्की और पाकिस्तान इस वक्त नंबर 1 मुल्क हैं इस्लामिक उम्मा के अंदर जो टेक्नोलॉजी और मिलिट्री हार्डवेयर में मैन्युफैक्चरिंग और सेल्फ सफिशिएंट होते जा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अगर ये ज्वाइन हैंड करते हैं, इनको टेक्निकल माइंड्स हैं, इनकी जो एक्सपर्टीज है, हमारा वॉर एक्सपीरियंस है, जो सऊदी अरब है वो रिसोर्सेज के लिए अपने ज्वाइन करे अगर हमारे, तो ये बहुत ज्यादा एक नई हम बुलंदियों को छू सकते हैं, नंबर 1। और दूसरा इंपॉर्टेंट आखिरी बात इस सवाल के जवाब में ये है, देखिए वेस्ट ने हमें बता दिया है कि जितना आप एक दूसरे पर डिपेंडेंट रहेंगे बाहर की फोर्सेस पर, वो किसी वक्त भी आपको सरप्राइज दे सकती है। बिल्कुल ठीक। अगर ये 3 मुल्क मिल जाते हैं तो मेरा ख्याल है हमारे लिए बहुत ज्यादा एक बूस्ट भी होगा, एक स्ट्रेंथ का भी बायस होगा। और आई होप एंड प्रे कि हम प्रेशर भी सस्टेन कर सकें, क्योंकि वेस्ट प्रेशर भी बहुत डालता है ऐसे मौके पर जब आप इंडिपेंडेंट आप टेक ऑफ करना चाहते हैं अपने प्रोजेक्ट्स के साथ और अपनी खुददारी के साथ। जाहिर है वेस्ट को इतना पसंद नहीं आता।